जय हिंद दोस्तों। एमआरओ डाइजेस्ट फोरम्स के तहत एमआरओ के बारे में हम अपनी बात जो आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, उस सीरीज में हम आज मोनोलॉग्स शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम अपने प्रश्नों को खुद से करें और खुद ही उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। इस सीरीज के बाद में जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हों, उसे आप mrodigestforums.com पर लॉगिन करके दीजिएगा। इससे हमें मदद मिलेगी कि हम अपने कंटेंट को और कैसे बेहतर कर सकें और कैसे उन विषयों का चुनाव कर सकें जो आप ज्यादा जरूरी समझते हैं। आज के इस पहले वार्ता में हम बात करेंगे मिशन रिलायबल इक्विपमेंट के बारे में। आखिर क्या है यह मिशन रिलायबल इक्विपमेंट, और उसके पहले सोचते हैं कि हम इक्विपमेंट की बात ही क्यों कर रहे हैं। वैसे तो हम पीछे ढेर सारे युद्धों के बारे में जिक्र कर सकते हैं, उसमें इक्विपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस रही है उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन उतना दूर क्यों जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं उस युद्ध की जो इस समय भी रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है। 24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ यह युद्ध आज भी 10 महीनों के बाद चालू है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने किसी न किसी रूप में इस युद्ध के बारे में सुना, सोचा, देखा, लिखा, पढ़ा अवश्य होगा। तो क्या आप इसमें कभी ऐसा आपने सुना है कि इसमें किस स्ट्रेटेजिक थॉट की बात हुई, किस ऑपरेशनल आर्ट के इस्तेमाल होने की बात हुई, या किस टैक्टिक्स की बात हुई जिसने युद्ध का रुख बदल दिया? अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे इनमें से किसी भी चीज का कोई जिक्र नहीं हुआ। तो किसका जिक्र हुआ? जिक्र हुआ है सिर्फ इक्विपमेंट्स का, जो इस युद्ध में दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं। जिक्र हुआ है टैंक्स का, रॉकेट्स का, मिसाइल्स का, ड्रोन्स का, एंटी टैंक ड्रोन्स का, एंटी टैंक मिसाइल्स का, शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स का, हिमार्स का, और ढेर सारे इक्विपमेंट जिनकी लिस्ट आप जितना चाहें बड़ी बना सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो भविष्य में होने वाले युद्ध हैं, उसमें कौन से हथियारों का इस्तेमाल होगा, कौन से हथियार अपनी ही सीमा में रहने के बावजूद किसी देश के हितों की रक्षा करने में सक्षम है या दूसरे देश में मार करने में सक्षम है, इन चीजों का जिक्र और इस्तेमाल काफी आएगा। तो अगर यह बात इतनी जरूरी है, तो क्या यह जरूरी नहीं है कि हम जिस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना चाहते हो वह मिशन रिलायबल हो? आखिर क्या है यह मिशन रिलायबिलिटी? आमतौर पर हम कह सकते हैं कि कोई भी इक्विपमेंट जो अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम हो, वह मिशन रिलायबल है। हमें इस परिभाषा से कोई परहेज नहीं है, लेकिन जब तक हम इस परिभाषा को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल ना पाए, तब तक हम इससे कोई सीख नहीं ले सकते हैं। तो चलिए आज हम इसको एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। इस ऑब्जेक्टिव डिफिनेशन में जो मैं कहने जा रहा हूं, इसमें लेफ्टिनेंट जनरल एनबी सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल जेएस मथारू और एमआरओ डाइजेस्ट फोरम के ढेर सारे मेंबर्स का योग है। और मैंने इस पर एक लेख भी लिखा था, स्ट्रेटेजिक कनेक्ट ऑफ एमआरओ में, जिसमें इस बात का जिक्र भी किया था। तो उसी चीज को एक नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब इस समय ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि चीन की वजह से एलएसी पर स्थितियां कैसी हैं। यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि चीन और पाकिस्तान हमारे लिए एक तरफा खतरा बन के खड़े हैं, और ऐसे में हमारे के बीच में अगर लड़ाई होती है, चाहे लोकल हो, चाहे फुल फ्लेज्ड हो, चाहे न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे हो, जिस भी रूप में हो, वह कितने दिन चलेगी
और उसकी क्या इंटेंसिटी होगी, इसका अनुमान तो हमारे जो ऑपरेशंस ब्रांच की अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और बाकी अपेक्स लीडरशिप है, वो इसको सोचेगी। केवल मिशन लेवल इक्विपमेंट को समझने के लिए चलो मान लेते हैं कि चीन और हमारे बीच में लड़ाई 30 दिन के लिए चलेगी, और 30 दिन में अगर हम मीडियम मशीन गन का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का इंगेजमेंट होगा, कहीं इंटेंस होगा, कहीं नॉर्मल होगा, और उसके बेसिस पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि तकरीबन कितना राउंड्स इस मीडियम मशीन गन को फायर करना होगा। फिर उस समझ को आगे बढ़ाने के लिए हम फिर मान लेते हैं कि एक मीडियम मशीन गन को एवरेज तौर पर 10 सेकेंड लाइन फायर करने की जरूरत है पूरे युद्ध के दौरान। अगर ऐसा है तो हम इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे कि यह मीडियम मशीन गन मिशन रिलायबल है? मैं एक फार्मूला बताने की कोशिश करता हूं जो पूरी तरह से फाइनल नहीं है। इसको जब फैक्ट्स के बेसिस पर सुधारा जा सकता है, अलग अलग वेपन सिस्टम में अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी मीडियम मशीन गन को 10 सेकेंड लाइन फायर करना है तो मेरे ख्याल से 5 सेकेंड लाइन के फायर करने तक फायरर को ये 100% एश्योरेंस होना चाहिए कि तब तक तो यह मीडियम मशीन गन किसी भी तरह की खराबी से वाकफियत उसकी नहीं कराएगी। इतना ही नहीं, 5 सेकेंड लाइन से अगर ज्यादा फायर करना पड़ता है तो 5 से 7.5 सेकेंड लाइन यानी कि 50% के बियॉन्ड अगले 25% तक अगर उसमें कोई रोक आई या कोई डिफिकल्टी हुई तो उससे हमारे इमीडिएट रिपेयरर्स जो वहां पर फील्ड में होंगे वो बैटल के टाइम फ्रेम में रिपेयर करके फायरर को अवेलेबल कर देंगे। बैटल टाइम फ्रेम क्या है? बैटल टाइम फ्रेम का मतलब यह है कि जिस तरह से लड़ाई करने की प्लानिंग बनी हुई है उस लड़ाई में कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। तो हम पहुंच गए 75% तक अम्युनिशन कंजम्पशन तक। अब 7.5 सेकेंड लाइन से लेकर के 10 सेकेंड लाइन जो असेस्ड है इस मीडियम मशीन गन को फायर करने के लिए, उसके दौरान अगर कोई रोक टोक आए तो हमारे जो मेंटेनेंस इंजीनियर्स हैं और हमारे जो रिपेयरर्स हैं उनके पास स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी एंड रिपेयर की कैपेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि 24 घंटे के भीतर से ज्यादा यह इक्विपमेंट आउट ऑफ एक्शन न रहे और न ही इसको मेजर रिपेयर्स के लिए बैटल फील्ड से जाना पड़े बाहर। यानी कि जिस पीरियड तक युद्ध चलने की संभावना है उस पीरियड में हर हथियार ने कितना फायर करना है, उस फायर के क्वांटम के 50% तक जीरो प्रॉब्लम, 50% से 75% तक जो रिपेयरर की क्षमता के भीतर की बैटलफील्ड को एडवर्सली अफेक्ट बिना किए रिपेयर, और 75% से लेके 100% तक बैटलफील्ड का फॉरवर्ड एरिया में 24 आवर्स के भीतर रिपेयर। अगर ऐसा हर इक्विपमेंट के साथ होता है तो हमारा मानना है कि वह इक्विपमेंट मिशन रिलायबल है। लेकिन हम कैसे इसको जान पाएंगे? अगर हमको युद्ध लड़ने के दौरान पता चला कि हमारी मीडियम मशीन गन 2 सेकेंड लाइन के बाद में रुकना शुरू हुई, खराब हो गई, रिपेयर नहीं हो पा रही है, स्पेयर पार्ट्स नहीं है, तो उस समय उस इंफॉर्मेशन का हमारे लिए कोई महत्व नहीं रहेगा। तो भावी युद्ध की तैयारी के लिए जरूरत है कि हमारे पास जो भी मीडियम मशीन्स गन्स हैं उनका एक रैंडम सैंपल चेक किया जाए, जो 100 में एक हो सकता है, 50 में एक हो सकता है। यह भी हमारे जो अपेक्स प्लानर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि
अगर डिसाइड किया कि 1% चेक होगा तो हर 100 मीडियम मशीन गन में एक मीडियम मशीन गन को बाहर निकालिए और उसको पूरा 10 सेकेंड लाइन फायर करिए और देखिए कि उस 10 सेकेंड लाइन पूरा फायर करने के दौरान उसका व्यवहार कैसा रहता है, कब खराब होती है, कब रोक होती है, कब वह रोक जो है इमीडिएट रिपेयरर ठीक कर देता है और कब अवेलेबल रहते हैं स्पेयर पार्ट्स और कब उसके लिए उसको बाहर जाना पड़ता है। अगर जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं और जिस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की मैंने बात की, वह सिर्फ आपको इस तथ्य को समझाने के लिए है। उसका एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन भी हमारे रिपेयरर और हमारे जो अपेक्स लीडर्स हैं या इक्विपमेंट को जो लोग डील कर रहे हैं, जो वार प्लानिंग को डील कर रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन जो भी फाइनली ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्राइटेरिया मिशन लेवल इक्विपमेंट के लिए डिसाइड हुआ, उसको ग्राउंड पर रैंडम बेसिस पर चेक करना बहुत ही जरूरी है। और अगर हम ऐसा करने के बाद में सेटिस्फाइड हैं कि वह रैंडमली सिलेक्टेड इक्विपमेंट हमारी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को मीट करता है, तो हम भरोसा कर सकते हैं कि लड़ाई के दौरान वह इक्विपमेंट और उस कैटेगरी के सारे इक्विपमेंट भी मिशन लेवल की क्राइटेरिया में सक्सेसफुल होंगे और हमारे सोल्जर्स, हमारे सैनिक, चाहे आर्मी के हों, नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, जिस भी वेपन्स को चला रहे हैं, उसको यूज करके मिशन को पूरा करने के लिए उनको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। एक छोटी सी बात और ध्यान में आती है, जैसे अम्युनिशन के कंजम्पशन के लिए हमने नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन डिसाइड किया हुआ है, इंटेंस रेट डिसाइड किया हुआ है। एक जरूरत है कि इन स्केल्स के साथ साथ जब हम इक्विपमेंट को मिशन रिलायबल अश्योर करने की बात करते हैं, तो हमको अपने स्पेयर्स के बारे में भी इन परिभाषाओं को जोड़ना पड़ेगा। हमारे असेसमेंट के मुताबिक किस इक्विपमेंट की फेलियर की संभावनाएं क्या हैं, उसके बेसिस पे हमारा नॉर्मल रेट ऑफ स्पेयर सप्लाई क्या होना चाहिए, हमारा इंटेंस रेट ऑफ स्पेयर सप्लाई क्या होना चाहिए, या हमारा स्टॉकिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। हमने कोशिश की है यह समझने की कि इक्विपमेंट क्यों इतना जरूरी है, उसका मिशन रिलायबल होना कितना जरूरी है और यह भी कितना जरूरी है कि हम उसको ऑब्जेक्टिव टर्म्स में परिभाषित करें और उसको अचीव करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, उनको अपने आर्म फोर्सेस में फॉलो करें। अगली बार हम नए विषय के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।